चलो, कैसे हो बेटा आप लोग? सब बढ़िया है ना? पक्का ना? क्यों? हाँ जी। क्या पढ़ रहे थे अपन? क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या क्वेश्चन आंसर लिख लिए? चलो, तेरी राइटिंग तो अच्छी है। तेरी यहाँ तो ऐसे लिखती है ऐसा। आया क्या पढ़ा था अपन ने कल? भारत का भूगोल इतिहास, और इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया था अपन ने। आज इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। हाँ जी, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्किन क्रम की चट्टान। आज कोई नया तो नहीं है ना? क्यों है? कुछ तो प्लीज मत कहो यार। आर्किन क्रम की चट्टान कौन बता रहे हैं? आप दोनों, ठीक है। तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। आप लोग इसके पहले हम पृथ्वी का भूगोल इतिहास पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ये टॉपिक। थोड़ा कम समझ में आएगा, चलेगा, बट कोशिश करूंगा कि समझ में आए, ठीक है? सबसे पहले अपन ने बात की आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, इसकी बात अपन ने आर्कियन काल में करी थी। कहाँ करी थी बेटा? आर्कियन काल में। क्या है आर्कियन काल में? क्या देखा था अपन ने? चट्टानों से रिलेटेड क्या चीजें देखी थी अपन ने? अपन ने देखी थी कि पृथ्वी के गर्म से ठंडे होने के दौरान प्राथमिक क्रम की चट्टानें बनी थी। अब भारत में क्योंकि हम आर्कियन क्रम की चट्टानें देख रहे हैं, तो इन चट्टानों को पढ़ने का तरीका किस तरीके का होगा हमारा, किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको हम देखेंगे। क्योंकि भारत का भूगोल इतिहास है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो लिखने का तरीका कैसे होगा हमारा? तो मेरे थोड़े से पढ़ाने का अंदाज अलग है। मैं लिखने का तरीका डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ाता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ ताकि आपको चीजें याद हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपका जो 7 मार्कर क्वेश्चन है वो आपसे बहुत अच्छा बने, क्योंकि 10 मार्कर सब पे बन जाता है, 2 पेज है बना लेते हैं, लेकिन 7 मार्कर पर फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जगह क्या है बेटा? बहुत कम है, और कम जगह में ज्यादा इफेक्टिव देना चुनौतीपूर्ण होता है। हरी समझ में? इसलिए कोशिश ये करनी है कि 7 मार्कर को लिखने अच्छे से आना चाहिए। 10 मार्कर लिखने की दिक्कत नहीं है, 3 मार्कर लिखने की दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा चुनौती होती है जब बड़ा कंटेंट का क्वेश्चन 7 मार्कर में पूछा जाता है, तो फिर हमारे पास समझ नहीं आता हमें कि हम कम शब्दों में उसको कैसे मैनेज करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। तो कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम पॉइंट्स में। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से बिंदु होंगे? निर्माण या उत्पत्ति काल,
तो बस इतना पूरा न लिख के सीधा लिखते हैं निर्माण या उत्पत्ति, एक पॉइंट रहेगा हमारा, समझ रहे हो? आपको कुछ नहीं लिखना, बोर्ड पर बस देखो। दूसरा अपन समझेंगे निर्माण या उत्पत्ति कैसे, कब, कौन से काल में हुई है। दूसरा किस प्रक्रिया से हुई है, वो प्रक्रिया कौन सी है, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा, इस प्रकार की चट्टानों में कुछ सीरीज पाई जाती है, सीरीज या इन्हीं को अपन क्रम कहते हैं। चौथा पॉइंट अपना ये रहेगा इस चट्टानों की क्रम में। पांचवा पॉइंट रहेगा कि भारत में अच्छा, पांचवा पॉइंट में मैं लिखूंगा इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज, खनिजों की उपस्थिति कौन कौन से हैं। और छठवां पॉइंट रहेगा वितरण, वितरण यानी भारत में ये कहां कहां पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो कितने पॉइंट में बता रहा हूं, 5 पॉइंट। सबसे पहले क्या, निर्माण या उत्पत्ति, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा कौन सी सीरीज या क्रम पाए जाते हैं इसमें, चौथा खनिज, और पांचवा भारत की चट्टानें कहां पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बताइए मुझे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों की का निर्माण या उत्पत्ति काल कौन सा है, कौन सा है, आर्कियन एज। तो उसको लिखेंगे अपन, आप भी लिखते चले जाइए, लिखते जाइए। निर्माण या उत्पत्ति का जो काल है वो है आद्य महाकल्प के, आद्य महाकल्प के आर्कियन काल में। लिखा अपन ने ऐसा, देखो जरा बच्चों, लिखा है ऐसा। क्या फायदा हुआ यहाँ पर हमें इस लाइन को लिखने से, ये तो बताया हमने, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि इस प्रकार की चट्टानें आर्कियन काल, आद्य महाकल्प के आर्कियन काल के दौरान निर्मित हुई है। इतना लिखने में क्या चले गए हमारे बहुत सारे शब्द चले गए। तो हमने क्या किया, शब्द बचाए, कम शब्दों में काम हो गया अपना, हो गया कि नहीं। कंटेंट हम ज्यादा दे सकते हैं इससे। देखना इसमें कितना कंटेंट आ रहा है, पूरा 7 मार्कर का कंटेंट है और इस 7 मार्कर में पूछे जा सकता है प्रश्न। दूसरा, प्रक्रिया क्या है इन चट्टानों के निर्माण की, कैसे बनी थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से, ठंडा हो गया तो जम जाएगा ना, तो ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, ऐसा ही लिखेंगे, तो लिखेंगे लिखा। देखिए दोनों बातें समझ में आई, याद करने में आसानी हुई। कोई आपसे पूछे आर्कियन क्रम की चट्टानें कब बनी, बता सकते हो, स्पष्ट दिख रहा है कब बनी, समझ में आ गया। कैसे बनी वो भी चीज समझ में आ गई, यानी प्रोसेस क्या है, ज्वालामुखी के लावा का निकलना, धीरे धीरे ठंडा होना और जल जाना, ठीक है, यही है, ठीक है। अब इस प्रकार की चट्टानों में बहुत सारी बेटा सीरीज या क्रम पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार की चट्टानें जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वहां पर इनका संगठन, इनकी संरचना, इनका रंग बहुत ही अलग अलग होता है, या कह सकते हैं भिन्न भिन्न होता है।
जैसे सबसे पहले अगर देखें तो बुंदेलखंड नीस, पहली सीरीज कौन थी बेटा? बुंदेलखंड नीस के फॉर्म में पाई जाती है। बुंदेलखंड नीस की विशेषता है कि इसका रंग भूरा, लाल, भूरा लाल, गेरुआ होता है। तो बुंदेलखंड नीस कैसा होता है? भूरा लाल या थोड़ा सा गेरुआ रंग। अब बुंदेलखंड नीस कहाँ पाया जाएगा बेटा बताओ? किसी स्थान को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है और किसी स्थान के बारे में बता रहा है कि इस स्थान विशेष पर आर्कियन क्रम नीस या ग्रेनाइट के फॉर्म में पाई जाती हैं, जिनको नाम क्या दे दिया बेटा? बुंदेलखंड नीस। तो बुंदेलखंड का पठार कहां पर है? उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, जहां पर ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की क्या है? प्रधानता है। ये हम अभी जब बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा मैं। और क्या कहूंगा, वहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन क्रम। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो क्रम या सीरीज किस चीज की जानकारी दे रहे हैं हमें? उस स्थान विशेष की और एक प्रमुख प्रकार के टेक्सचर की, प्रमुख प्रकार के संगठन की जानकारी दे रहे हैं, जो सब कैसी हैं? आर्कियन क्रम में है। तो हमारे भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई तो जाती हैं, पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंग रूप की पाई जाती हैं, जिनको हम सीरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं। ऐसे ही आगे की जितनी चट्टानें आएंगी उनमें भी कई सीरीज हैं जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। आ रही बात समझ में? तो बुंदेलखंड नीस की क्या विशेषता होगी बेटा? ये पहले तो बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है और कैसी है? भूरे लाल और गेरुआ। आगे बात समझ में? दूसरी एक सीरीज पाई जाती है इसमें, जिसको कहते हैं हम बंगाल नीस। बंगाल नीस कहते हैं। बंगाल नीस की क्या विशेषता है? बंगाल नीस काला, भूरा एवं लाल रंग का होता है। कैसा होता है? काला, भूरा एवं लाल रंग का। और चूंकि क्या नाम है इसका? बंगाल नीस। कहां पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल। कहां पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में स्थित बंगाल क्षेत्र, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार अभी पढ़ेंगे अपन, जो विशेष तौर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और अगर बात करें उड़ीसा उच्च भूमियों में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का पार्ट है। यानी मैं कहूं राज्यवार तो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में दिख रहा है आपको? देखो जरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड का कुछ भाग और कुछ भाग उड़ीसा का, वो भाग तो देखो बंगाल से लग रहा है, दिख रहा है आपको? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और कहां बेटा? उड़ीसा में। इन तीनों भागों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन चट्टानें, जिनको किस नाम से जानते हैं? बंगाल नीस के नाम से। आगे बात समझ में? तीसरा है बेटा नीलगिरी नीस। नीलगिरी नीस, नीलगिरी नीस का रंग नीला और नीला, भूरा एवं काला होता है। नीला, भूरा, नीली कलर की थोड़ी सी ब्राउनिश और ब्लैकिश होती है। अब नाम क्या है इसका बेटा? नीलगिरी नीस। कहां पाई जाएगी नीलगिरी? नीलगिरी कहां पर है?
तो नीलगिरी का ज्यादातर, नीलगिरी का जो विस्तार है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यानी भारत का अगर ये वाला भाग देखो तो यहाँ पर क्या है? नीलगिरी पर्वत, जिसमें कुछ भाग कर्नाटक का, कुछ भाग तमिलनाडु का, कुछ भाग केरल का आता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर जहां पर नीलगिरी पर्वतीय भाग है वहां पर कौन सी नीस पाई जाती है बेटा? नीलगिरी नीस। और अंतिम है चौथा बेल्लारी नीस। बेल्लारी नीस, बेल्लारी नीस पाई जाती है। अच्छा, इनका रंग जो होता है वो लाल भूरे ही होता है। लाल भूरा होता है बेल्लारी नीस का, ठीक है। हाँ, बेल्लारी कहाँ की जगह है? तो कर्नाटक का एक क्षेत्र बेल्लारी। तो बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़, तीन क्षेत्र बड़े फेमस हैं जहां पर आर्कियन धारवाड़ रंग की चट्टानें पाई जाती हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? आर्कियन की। तो बेल्लारी वाले क्षेत्र में कर्नाटक की जगह है, वहां पर जो आर्कियन चट्टानें या नीस या ग्रेनाइट चट्टानें पाई जा रही है वो क्या है बेटा? बेल्लारी नीस के नाम से। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कितनी सीरीज पाई जा रही है देखो जरा, 7 सीरीज। समझ गए? सभी समझ में आया कि नहीं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें 4 सीरीज में पाई जाती है, इनको याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी और ये पेपर में पूछी जा सकती है, प्री में भी, मेंस में भी, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं खनिज की। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में? तो आप बताओ, आर्कियन काल में क्या क्या बना, बताओ। पाए जाते हैं खनिज कि नहीं? तो विशेष तौर पर इस प्रकार की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं बेटा? जिसमें धातु होती है। जिसमें क्या होती है? धातु। और धातु क्या है? धातु की परिभाषा है ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी धनायन बनाने वाले तत्व क्या है? धातु है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब क्या है? धातु। ये केमिस्ट्री पढ़ी है ना, आप लोग पढ़ के आए 12th में, वो दिन भी कभी याद कर लो, है ना? करें पुराने दिन जब आप बैठा करते थे 10वीं 11वीं, जब पैरामिक टेबल पढ़ाया करते थे आपके आचार्य जी या मास्टर, पढ़ाते थे कि नहीं? हलीना के रब से फरियाद, ऐसा तो याद होगा ना, है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, हैं? ऐसा पढ़ा है ना कि नहीं? मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा हो कि नहीं? तो आप लोग पता नहीं कौन से ग्रह से आए हो, आप लोगों ने पढ़ा है? अच्छा लगता है आप लोग ऐसे हाँ कहते तो मुझे लगता है कि हाँ हम पृथ्वी पर हैं। ठीक है, चलो। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, मैग्नीशियम नहीं रे, मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। मैंने मैग्नीशियम को बताया, मैग्नीज बताया है। मैग्नीज के बाद क्या होता है? सोना, चांदी, ठीक है, बताया कि नहीं? इसी में पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो तांबा, टंगस्टन, टंगस्टन, हाँ, निकेल आदि। क्या होता है? पारा धातु है। तो सारी धातु थोड़ी लिखने जो इन प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है वे धातुओं की बात कर रहे हैं। वैसे तो धातु कितनी होती है? 92 होती है।
हमारे पीरियोडिक टेबल में धात्विक तत्व कितने हैं? 92। तो सबके सब थोड़ी आर्गेन क्रम में पाए जा रहे हैं। कौन पाए जा रहे हैं? और हम खनिजों की बात कर रहे हैं, तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? खनिजों में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन खनिज एक से अधिक तत्वों से भी मिलकर बने होते हैं। आई बात समझ में? तो लोहा, मैग्नीज, चांदी, सोना, तांबा, टंगस्टन, निकेल जैसी धात्विक खनिज पाए जाते हैं किसमें बेटा? आर्गेन क्रम की चट्टानों में। आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो कर्नाटक के पठार की बात करेंगे, खनिजों में जब चलेंगे तो कर्नाटक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक में पाया जा रहा है, लोहे के भंडार कर्नाटक में पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? आर्गेन क्रम। तो आज जब पता है आपको कि आर्गेन क्रम जहां जहां होगा वहां वहां ये तत्व पाए जाए। जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो आर्गेन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नागपुर वाले बेल्ट में पाई जाती है। इसलिए तो मैग्नीज नामा निकाला जाता है मलाजखंड और बरेली से, नहीं निकाला जाता। छोटा नागपुर के पठार में यही चट्टानें हैं, इसीलिए तो उसको भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपन्न पठार कहते ही नहीं कहते। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चट्टानें पाई जा रही हैं, और जहां ये चट्टानें होंगी वही तो मिनरल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? बेटा यहीं से आपकी बेस सही तैयार हो रहा है। अगर यहाँ हिल गए आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट हिला रहेगा आपका आगे तक, और यहाँ अगर बन गए तो फिर बाबू बन जाओगे आप। आई बात समझ में नहीं? तो यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और अंतिम है, भारत में इस प्रकार की चट्टानों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट इन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? तो देखें, इस प्रकार की चट्टानें अगर बात करें, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, कर्नाटक, छोटा नागपुर का पठार, हाँ जी, हाँ नहीं, इनमें से सभी प्रकार की मिलती है, ये भी मिलती है और भी मिलती है। अभी बताएं, छोटा नागपुर का पठार, इसके अलावा बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि लिख लो। बताओ क्या सीखे इससे? क्या सीखे आप ऐसा लिखने से? अपन ने कितना कम लिखा है? लिखा कुछ ऐसा बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग किया था? नहीं किया। बहुत ज्यादा अननेसेसरी अनयूजफुल वर्ड्स का यूज किया क्या? नहीं किया। कट टू कट बिल्कुल क्या लिख दिए अपन ने? फैक्ट लिख दिए। और किसके नंबर मिलेंगे आपको? फैक्ट के नंबर मिलेंगे बेटा। अब मुझे बताओ, ये 7 नंबर में लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। 7 नंबर में अगर ऐसा लिख के आ जाओगे, डेफिनेटली 6 नंबर देगा वो, जिस जो लेना अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो 3 4 2 3 4 ऐसे नंबर मिलते हैं। आप ऐसा लिख के आ गए ना, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, समथिंग ऐसे ही अपन आगे भी चलेंगे और इस तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल कट टू कट। और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ तरीका है। हरी बात समझ में? ऐसे ही फैक्ट वाइज चलेंगे। मेरा कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को फैक्ट याद कराना।
आप लोगों को ज्योग्राफी में नंबर अगर जाना चाहिए तो अपनी भाषा से ज्यादा फैक्चुअल डेटा देना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है आपको। जितना शार्प कंटेंट रहेगा, जितना अच्छा कंटेंट रहेगा, जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा, आंसर राइटिंग उतनी अच्छी होगी, नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। हो सहमत मुझसे कि नहीं? हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न तो पूछ लो, क्योंकि वो ढर्रा नहीं अपनाने वाले जो अभी तक चलता आ रहा है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें बदलती परिस्थितियों में काम करना होगा। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको कंटेंट बिल्कुल कैसा चाहिए? बिल्कुल बदलता हुआ चाहिए, क्योंकि भाई समय कम है पेपर अटेम्प्ट करने में, और भाषा पे ही चले जाओगे ना लिखते लिखते में, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कई सालों से अभी तक मेज देता आ रहा हूं मैं, और इतनी चीजें सीखी हैं, इंटरव्यू दिए हैं कि जिसकी कंटेंट में दम है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज सीखी है, तो आपको भी यही चीज सीखना है। अगर कोई अपन को सिखाने वाला होता तो अपन शायद कहीं और ही होते, लेकिन अपन ने गलतियों से सीखा है, और आपका भाग्य अच्छा है कि आप कृष्णा सर के सानिध्य में पढ़ रहे हैं। तो देखना इस चीज का आपको इफेक्ट बहुत जल्दी मिलने वाला, बहुत जल्दी इसका प्रभाव आप फील करने वाले हैं, और ये देख पा रहे हो कि दूसरे व्यक्तियों से आप कितने आगे निकल जाने वाले हैं। बस इससे ज्यादा मैं अपनी तारीफ नहीं करता, है ना? ठीक है, चलो 5 पॉइंट याद हुए आपको? हुए कि नहीं हुए? इन पांचों को 5 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, याद हो जाएंगे आपको, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, और ऐसे ही लिख देना है। चलिए, ये क्या हो जाती है? आर्किन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हाँ जी, फैन बंद कर दो भैया, पीछे वाले भैया, हर्षवर्धन, राजा साहब। हाँ, ये नहीं है। अब हुआ नहीं वाला हुआ। ठीक, गुड। चलो, जब तो बड़ी नहीं गिरता वो ऊपर। क्या हुआ? चल रहा है भाई, चल रहा है, टेंशन न लो, चल रहा है। हाँ, हो गया, वो तो हो गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें, क्या कौन सा पॉइंट लिखना है सबसे पहले अपन को? बताओ, निर्माण या उत्पत्ति काल। ठीक है, निर्माण या उत्पत्ति काल। अब बेटा मुझे बताओ, कब हुई थी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति? कब हुआ था? तो वही लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प के कौन से काल बेटा? आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल। कोई ऐसी चीज तो नहीं लिख रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप लोगों को छोड़कर। आ रही है ना समझ में? आद्य महाकल्प समझ में आ रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल समझ में आ रहा है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। और एक बात बता दूं आपको, जब आप
पठारों को पढ़ेंगे, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो कालों के बारे में बेटा बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेंस आंसर राइटिंग में कालों की जानकारी रखता है उसकी मेंस आंसर राइटिंग में नंबर उसको अच्छे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पता है। आई बात समझ में? सीधे सीधे भी लिखी जा सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की भाषा से लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा उत्पत्ति हुई, अब प्रक्रिया क्या है बताओ मुझे, कैसे बनी? चलो, अनाच्छादन से बनी। वेरी गुड। देखना, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, हाँ वाह यार बेटा, तुम तो छा गई। आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या हुआ बेटा? अनाच्छादन हुआ। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनाच्छादन? अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय या अपरदन की प्रक्रिया हुई, मतलब डेन्यूडेशन, अनाच्छादन हुआ, और इससे क्या बनी बेटा? धारमा। बनी कि नहीं बनी? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन मतलब अपक्षय और अपरदन की सम्मिलित प्रक्रिया का परिणाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी, विखंडित हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हुई, और इनका क्रमबद्ध तरीके से जब विक्षेपण होता रहा अवसादों का, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर आर्कियन ना मिलके क्या बनी बेटा? धारवाड़ मिली। क्या मिली? धारवाड़ मिली। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने, अपरदन होने, अपक्षय होने की प्रक्रिया से धारवाड़ मिलती। समझ रहे आप लोग? फिर इसके बाद क्या इस प्रकार की चट्टानों में कोई सीरीज पाई जाती है? तो सीरीज या क्रम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सीरीज और क्रम बेटा, क्योंकि भारत में ये चट्टानें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बिकॉज इनमें मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन सी सीरीज हैं? ये सीरीज मध्य प्रदेश की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सौसर सीरीज। सौसर सीरीज कहां की जगह है? सौसर है ना? तो सौसर छिंदवाड़ा के पास है, और छिंदवाड़ा मतलब ये पूरा बेल्ट यही पाई जाती है धारवाड़ क्रम, क्योंकि आर्कियन से क्या बन गई है? धारवाड़ में। तो देखना सौसर सीरीज कहां पाई जाती है? तो देखो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सॉरी छिंदवाड़ा, नागपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर और बालाघाट, 3 जगहों पर सौसर सीरीज। दूसरा है बेटा चिल्पी सीरीज। चिल्पी सीरीज, चिल्पी जगह है बेटा बालाघाट की। कहां की जगह है? बालाघाट की। तो ये कहां पाई जाएगी बेटा? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है? तीसरी सीरीज है सकोली सीरीज। ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जो यहां लिखा जा रहा है वो दिमाग में छाप लेना। सकोली सीरीज है बेटा जबलपुर और रीवा। जबलपुर और रीवा। फिर है रियालो, रियालो या दिल्ली सीरीज।
इसको श्रेणी भी कहते हैं, मतलब हिंदी में सीरीज को श्रेणी कहते हैं। हाँ श्रेणी। तो रियालो श्रेणी या दिल्ली श्रेणी ये कहाँ है बेटा? दिल्ली, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र। देन चंपानेर सीरीज, चंपानेर सीरीज ये पाई जाती है बेटा गुजरात में अहमदाबाद। और छठवा लास्ट है खोंडोराइट, खोंडोराइट या खोंडोलाइट। एक ही बात है, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द मिलते हैं, दोनों लिखी है। खोंडोलाइट ये मिलती है बेटा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, तो कितनी सीरीज है? 6 सीरीज है। सौसर सीरीज, चिल्पी सीरीज और सकोली, तीनों का संबंध जैसे है मध्य प्रदेश से है। सौसर, चिल्पी, सकोली तीनों में मिनरल्स पाए जाते हैं। देखेंगे अभी रियालो, चंपानेर और खोंडोराइट। ठीक है, 6 सीरीज है टोटल। अब इनमें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बेटा ये चट्टानें भारत में सबसे ज्यादा खनिज की दृष्टि से, वो भी बहुमूल्य प्रकृति के जानी जाती हैं। तो इनमें बहुमूल्य प्रकृति के खनिज मिलते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, और टंगस्टन। तो क्या पाए जाते हैं देखो अपन, यहाँ देखो आप सौसर और चिल्पी, छिंदवाड़ा, नागपुर, बालाघाट, ये पूरा का पूरा एरिया अगर मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया देखोगे आप, तो ये कौन सा इलाका है बेटा? ये छिंदवाड़ा, ये बालाघाट और ये कौन सा बेटा? नागपुर, है कि नहीं? ये तीनों इलाके अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के, तो क्या देखेगा आपको बेटा? आपको देखेंगी धारवाड़, और धारवाड़ में देखो आप यहीं पर ये मिलते हैं कि नहीं मिलते, कि नहीं मिलते? तो यहीं पर आपको मैंगनीज मिलेगा, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? बरेली, त्रिलोनी, रमरमा, सीता पहाड़, गेमुख, कितने सारे क्षेत्र हैं, है ना? ऐसे ही मलाजखंड, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें छिंदवाड़ा की कुछ इलाके, है ना, छिंदवाड़ा में अगर बात करें हम, एक जगह है जो नारदेव, है ना, कौन है? छिंदवाड़ा की है? नहीं है, ठीक है, जो नारदेव है। एक है चंदन गांव, एक है वहां पर एक पहाड़ करके, कौन सा पहाड़ है? 3-4 इलाके छिंदवाड़ा में,
ठीक है, ऐसे ही बैतूल में कुछ भाग है, ऐसे ही बाहर मध्य प्रदेश में झाबुआ वाले क्षेत्र में कुछ भाग है जहाँ मैंगनीज मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, झाबुआ थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी ये पूरा बेल्ट वही है। तो मैंगनीज पाया जा रहा हो मध्य प्रदेश में, तांबा पाया जा रहा हो, कहाँ पाया जा रहा है बेटा? धारवाड़ में। है, महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको बहुत सारे टॉपिक में दिक्कत नहीं चाहिए। ये पूरा अपन ने देखा। अब अपन वितरण देख लेते हैं अंतिम, कहाँ पाया जाता है इसका वितरण? बताइए, अब आप बता सकते हो वितरण कहाँ पाया जाता है बेटा? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। बोल दूं मैं ऐसा? बोल दूं कि नहीं? हाँ हाँ बोला करो, नहीं तो ना बहुत मार पड़ेगी तुम सब। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आदि। अच्छा, इसको धारवाड़ क्यों कहते हैं बेटा? कहाँ का? ठीक है, और उसी जिले में सबसे ज्यादा हमें हट्टी और रायचूर और कोलार की खानों में सोना मिलता है। कहाँ पर? धारवाड़ और शिवमोगा वाले क्षेत्रों में, कर्नाटक में, है ना। एक अभी वेब सीरीज आएगी KGF, आई थी कि नहीं? इसको कोलार गोल्ड माइंस से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? कोलार गोल्ड माइंस। हाँ यही था। हाँ जी, हाँ मतलब ऐसा हुआ वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ। क्या नहीं है? में जो फैक्ट्री बताई थी गोल्ड माइंस तो उसको बताया ना, कोई 10 नहीं है। नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी अभी भी माइनिंग हो रही है। माइनिंग हो रही है पर उस स्तर पे नहीं जो वो बताइए, वो भी तो बड़ा चढ़ा कर बताते ही। और साउथ वाले तो वैसे फिजिक्स के सारे नियम खत्म कर देते, है ना। यहाँ टच किया और वहाँ ऐसे दौड़ जाता है व्यक्ति। हाँ वही तो साउथ वालों की तो अपनी अलग विशेषताएं हैं, पर वो बहुत हद तक उसमें रियलिटी बताएगी। मजदूरों के साथ वास्तव में वहाँ बहुत स्थिति खराब थी, और वहाँ पर बहुत सारी गेम्स भी चलते थे, इसमें बताया गया। चलो आई समझ में बात? याद हो जाएगा सबको? पक्का याद हो जाएगा? दोनों याद करके आना है, क्योंकि कल आपको आंसर राइटिंग करनी है। 7 मार्क का प्रश्न कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो गए, तीसरा और कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तीसरी क्रम की चट्टान है बेटा, कोडप्पा क्रम की चट्टान, ये भी हो जाएगा। एक बार तरीका आ जाए ना, फिर मैंने कहा था ना एक्सपोनेंशियल स्पीड से चलेंगे अपन। कोडप्पा क्रम की चट्टान है, कोडप्पा क्रम की चट्टान है। चलो उत्पत्ति बता दो जल्दी से। उत्पत्ति कब हुई है? पुराजीवी महाकाल। कौन सा युग महाकाल बेटा? पुराजीवी महाकाल। के कैम्ब्रियन काल में।
महाकल्प के कौन से काल में बेटा? कैम्ब्रियन काल में। आया था ना प्री कैम्ब्रियन के बाद कौन सा? कैम्ब्रियन। कौन सा महाकल्प था? कोराजीवी। ठीक है। इसके बाद इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या रही है बेटा? तो इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया वही रही है जो धारवाड़ की थी। मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या हुआ है बेटा? अनाच्छादन हुआ है। एक ही प्रक्रिया से 3 चट्टानें बनी, मतलब 2 चट्टानें बनी। आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुड़प्पा। तो अनाच्छादन की प्रक्रिया से बनी। आप लोग लिख सकते हो धारवाड़ क्रम की अनाच्छादन की प्रक्रिया से बनी, ऐसा लिख सकते हो। मैं तो यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें भी कुछ सीरीज पाई जाती है। कौन सी सीरीज पाई जाती है इसमें? तो यहाँ पर कुड़प्पा में कुछ सीरीज है, जैसे पापाघानी सीरीज, पापाघानी सीरीज ये पाई जाती है बेटा आंध्र प्रदेश में। पापाघानी एक श्रेणी है वहां पर, पर्वतीय भाग आंध्र प्रदेश में है पापाघानी सीरीज। दूसरा है कृष्णा सीरीज, कृष्णा सीरीज। कृष्णा सीरीज कर्नाटक में। तीसरी है पूर्वी राजस्थान सीरीज, जो पाई जाती है पूर्वी राजस्थान के पार्ट में। नाम ही वही रखा गया है, पापाघानी, कृष्णा, पूर्वी राजस्थान। और कौन सी सीरीज है? शायद 3 ही है, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक और सीरीज है अन्नामलाई सीरीज। हाँ जी, अन्नामलाई सीरीज। क्या बोल रही हो तुम? कुछ तो बोल सी रही हो ऐसा। अन्नामलाई सीरीज तमिलनाडु में पाई जाती है। तो कितनी सीरीज पाई जाती है बेटा? 4। कौन कौन सी? पापाघानी, पापाघानी एक पर्वतीय भाग है वहां का। दूसरा कृष्णा सीरीज, कृष्णा नदी जननी कर्नाटक वाले क्षेत्र में, पूर्व मतलब कृष्णा नदी की घाटी में। सबसे ज्यादा कुड़प्पा। अच्छा, कुड़प्पा नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा। कौन सा जिला है? कुड़प्पा। उसी क्षेत्र विशेष में चट्टानें ज्यादातर पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान सीरीज और अन्नामलाई सीरीज। ठीक है। अच्छा, इसमें खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो मैं अगर कहूं आपसे कि इसमें ज्यादातर अधात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बेटा? अधात्विक, जो अधातु है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जैसे चूना पत्थर, चूना, संगमरमर, जिप्सम, मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्रक या माइका। ये सबसे ज्यादा यही पाया जाता है झारखंड और कर्नाटक में। उसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पर हीरा प्राप्त होता है इन चट्टानों में। अगर बात करूं, ग्रेफाइट प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें जिप्सम हो गया, हाँ, एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस। सेल खड़ी,
सेल खड़ी आदि। तो ये धात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मैं जो हीरा ग्रेफाइट लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, हीरा इसमें, बिकॉज हीरा ज्यादातर पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है? विंध्यन क्रम जिसके बाद आने वाली है। इसमें किम्बरलाइट या बिजावर सीरीज है जो पन्ना में मिलती है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो रामागुंडम और आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? कुड़प्पा सीरीज हैं। उनमें क्या मिलते हैं? हीरे मिलते हैं। गोलकोंडा खान का नाम तो सुना होगा ना जी? सुना? गोलकोंडा का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? अरे यार तुम लोग पता नहीं कहां से आए। गोलकोंडा सच में, चलो कोई बात नहीं। गोलकोंडा जगह जो है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। वर्तमान हैदराबाद कहाँ का है? तेलंगाना में। तो गोलकोंडा एरिया के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र में कौन सी प्रकार की चट्टान है बेटा? कुड़प्पा। इसको आजकल कुड़प्पा जिला कहते हैं, ठीक है। कुड़प्पा जिला है, वाईएसआर जिला, इसका नाम चेंज हो गया आजकल, वाईएसआर जिला कहते हैं इसको। और वहां पर अगर बात करें क्या मिलते हैं बेटा? हीरे कांच। भारत में गोलकोंडा की खान से ही कोहिनूर मिला था। क्या मिला था? कोहिनूर। अभी हिस्ट्री में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे आपको कि गोलकोंडा की खान से कैसे हीरा निकाला गया, कैसे यहाँ काकतीय वंश का शासन चल रहा था, वहां से हीरा कहाँ पहुंचा? नॉर्थ में पहुंचा, फिर मुगलों के पास पहुंचा, फिर सिखों के पास पहुंचा, और वहां से सीधा रानी के पास पहुंचा, ब्रिटिश, ठीक है। हाँ, ब्रिटेन रानी के ताज पर सुशोभित हो रहा है वो कोहिनूर। हाँ, रानी एलिजाबेथ की अभी डेथ हुई है, लेकिन उनका मुकुट तो रहेगा कि रानी के साथ मुकुट भी मर गया है ना। तो लास्ट रानी जो थी वहां पर उनका मुकुट पर है कोहिनूर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक प्रकार के खनिज अंतिम लिपियों का वितरण जल्दी से टाइम हो चुका है। वितरण, वाह बेटा वाह, इतनी जल्दी तुम कहाँ जाना चाह रही हो? आज का समझ में आने लगा तुम लोग बहुत। हाँ अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है इस बात की। तो कहाँ कहाँ पर है बेटा? देखो जैसे नाम पे वही है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, झारखंड, इसके बाद कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान। कोटा स्टोन मिलता है राजस्थान में नहीं? क्यों मिलता? मिलता है ना, कोटा स्टोन इन्हीं चट्टानों में मिलता है ना। इसके अलावा अगर बात करें हम, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भागों में, जो राजस्थान से लगता है। आदि। चलो तो ये है भाई वितरण इसका, ठीक है जी, समझ में आई बात? तीनों चट्टानें आपको कल रिवीजन करके लाना है। इन चट्टानों को आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, मैं बताऊंगा कितने लिखने हैं, पर पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर ही क्लास आगे बढ़ेगी। तो सबको रिवीजन करके आना है, और बाकी की चीज़ों का भी रिवीजन करके रखें, जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? बहुत छोटा अभी सिलेबस है, कुछ अभी आपके ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है। उस पूरी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी है तो रिवीजन पर रखें, है ना। और जो नए बच्चे आए हैं वो विशेष तौर पर पुराना जो हुआ है उसकी फोटो ले लें, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद। जय हिंद बेटा।
हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चल रहा है। बीएससी कर रही है क्या? हाँ तो वो तो कॉलेज का क्या इतना पढ़ना। तो क्या हुआ ऐसा, तो अब देखो बेटा ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वो वाला तो ऐसा है कि ये ग्रेजुएशन वाले चीजें ऐसे ही निकल जाती हैं बेटा, एक महीना पढ़ के नहीं, एक 10 दिन पढ़ के निकल जाएंगी। ऐसे मुंह क्यों बना रही है, नहीं हो पा। अरे बेटा हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एक दिन पढ़ते थे बस और इंजीनियरिंग कर लिए पूरा। हाँ कुछ नहीं किया हमने, मतलब ऐसे पढ़ाई तुम इतना चिंता कर रही हो। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ। 5 बार पढ़ लिया तुमने, इतना ज्यादा समय क्यों? और ये वाला ये तो कल हो जाएगा। हो जाएगा, वो वाला क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं, उसके नाम में थोड़ी अटपटे लग रहा है। एटलस है तुम्हारे पास? है। उससे ही से पढ़ रहे हो ना? हाँ उससे पढ़ो, एटलस से यूज करो, और जहाँ जहाँ जो जो चीजें हैं उसको पढ़ो, जहाँ पर स्थान है उसको हाईलाइट करते चलो। नहीं जैसे क्रिटेशियस काल, ये एक आधा तो मुझे होगा ही नाम याद है, उसमें नाम याद नाम तो याद करना पड़ेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जहाँ तुम बैठते हो वहां पर उसकी एक लिस्ट लगा लो। ठीक है, रोज दिखेगा, रोज याद हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में तो होगा। ठीक, नाम याद करना ही।